आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मकसद ये जो मोदी सरकार देश को जिस तरह से बेचने में लगी है, और अब तो बेशर्मी की उसने हद ही कर दी है कि 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब छाप के किस सरकारी संस्थान को, किस सरकारी कंपनी को, उद्योग को, किस किस को बेचा जाएगा और कितने में बेचा जाएगा, किस कंपनी को कितने में बेचा जाएगा, पूरे उसके रेट लगा के देश को मंडी बना के और बेचना शुरू कर दिया। निजीकरण का मैं समझता हूं यह सबसे भयानक रूप है जो आज इस भारत में अपना फन फैला चुका है और जो देखने में आ रहा है, जो देश को पूरी तरह से तबाह कर देगा। मैं एक बहुत छोटी सी आपको निजीकरण की बताऊं। निजीकरण में सबसे बड़ा नुकसान एक है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को, एससी एसटी और ओबीसी को, क्योंकि इस निजीकरण के माध्यम से उनका रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। नौकरियां निकल रही हैं, सरकार ने पहले ही बंद कर दिया है कि आगे कोई भी नौकरी नहीं निकलेगी, जो रिटायर हो गया वो पोस्ट खत्म, और जो है खाली पड़ी हुई उनको सरकार भर नहीं रही। तो निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान एससी एसटी ओबीसी को और माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी में विशेषकर मुस्लिम समाज को इसका बड़ा भयानक नुकसान हो रहा है और आगे बहुत होने वाला है। इसके अलावा इस निजीकरण का जो नुकसान होने वाला है वो उस हिंदू समाज को भी होने वाला है जिनके लिए ये बीजेपी सारी राजनीति करती है, उनका नाम लेके उनको पूरी तरह से बेचने का काम करती है। इसका एक उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं तो यह मानिए कि अगर कोई सरकारी संस्थान है, कंपनी है, उद्योग है, उसमें 1000 लोग अगर काम करते हैं और उसका निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए, तो मानिए 800 नौकरियां उसमें खत्म हो जाएंगी। मतलब 80% नौकरियां जैसे ही सरकारी संस्थान प्राइवेट को बेचा जाता है खत्म हो जाती हैं। उन 80% पे कौन कौन है? अगर आप आज की तारीख में रिजर्वेशन की बात करें तो मुश्किल से 10-11% रिजर्वेशन एससी का है जो मिल रहा है। वैसे तो 22.5% है, लेकिन जो लागू हो पा रहा है, जो एक्चुअल में है, वो 10-11% है। और ठीक इसी तरह से जो ओबीसी का है, कहने को 27% है, बट एक्चुअल में तो मुश्किल से 10-11% है। और अगर हायर एजुकेशन या यूं कहें कि हायर जो और इंस्टीट्यूशन है उनमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। यह स्थिति रिजर्वेशन की है। तो इनको अगर मान लें और जो वो हैं मुस्लिम समाज के हैं वो मुश्किल से 1%, 1-1.5%। तो कुल मिला के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन आज की तारीख में मिल रहा है वो 25% कुल है। तो जब 80% नौकरियां खत्म होंगी, उन 80% में ये तो सारी ही खत्म हो जाएंगी, एससी एसटी ओबीसी, इनकी तो सब नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इनको तो मिलेंगे नहीं। बाकी जो है वो किसकी खत्म हुई? उस 80 में से जो 55% नौकरियां हैं वो तो उसी हिंदू समाज की खत्म हुई, जिन हिंदुओं के लिए काम करने की बात करते हैं। तो ये रिजर्वेशन जो खत्म होगा, ये न केवल एससी एसटी ओबीसी का बल्कि हिंदू समाज का, वो उसकी भी तबाही जबरदस्त तरीके से होगी जैसे ही निजीकरण होगा। इसी के विरोध में हमारी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने यह निश्चय किया है कि जो आने वाली 19 तारीख है, 19 सितंबर, इसमें पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर जहां भी हो सकेगा वहां इसके विरोध में प्रदर्शन करना है और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देना है। और मुख्य कार्यक्रम जो होगा वो दिल्ली में जंतर मंतर पर दोपहर 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होगा। और हम सब लोग, सबसे निवेदन हम ये कर रहे हैं कि कोई किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से, कहीं से भी हो, विशेषकर जो नौजवान है जो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, उस नौजवान पीढ़ी से, उस बेरोजगार
जो पूरी फौज है इस देश में, जिनकी संख्या 17 करोड़ डिग्रीधारी जो लोग हैं इस देश में बेरोजगार हैं, चाहे बीएससी की डिग्री हो, बीए की हो, बीकॉम की हो, बीएड की हो, एमएड की, पीएचडी की, कोई भी 17 करोड़ ये लोग हैं बेरोजगार, और बाकी जो और बेरोजगारी है। तो इन सभी बेरोजगार साथियों से, सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि इस निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध होना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा साथियों, उसके बाद आप जो सवाल पूछना चाहें, कि जो निजीकरण है, सरकारी संस्थानों को निजीकरण, कोई भी सरकारी संस्थान है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी उद्योग है, अगर उसको केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, तो केंद्र में है तो संसद के द्वारा कानून बना के उसे बनाया गया, स्थापित किया गया है। तो इनको आप बेचते समय, बेचने से पहले संसद की मंजूरी क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों नहीं संसद की मंजूरी ली आपने? मोदी सरकार ने किसी संसद से किसी भी उसको जो बेचने की कोई मंजूरी नहीं ली। मतलब आप इलेक्शन जीत गए बेईमानी करके ईवीएम में, और आपने समझ लिया कि आप ही इसके सर्वे सर्वाओं जो चाहोगे कर दोगे। ये आपके पिताजी की बनाई हुई संपत्ति नहीं है, ये आपकी बपौती नहीं है जिसे आप बेच रहे हैं, ये देश की संपत्ति है। इसलिए इस देश की संपत्ति को बेचने से पहले संसद की मंजूरी लेना निहायत जरूरी है, और जनता को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जनता के टैक्स का पैसा लगा है, जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो लगा है इसमें। ये मोदी जी का अपना पैसा नहीं लगा, बीजेपी का अपना पैसा नहीं है ये। इसलिए जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, और देश को तबाह करने के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो वो विपक्ष है, उससे भी मैं कहना चाहूंगा कि जो विपक्ष है, अगर ये संसद की मंजूरी लिए बिना ही ये सब कुछ बेचा जा रहा है, तो विपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्ष क्यों शांत है? केवल एक आध कोई पार्टी बोल रही है, केवल कांग्रेस ने उसका वो किया, और उसके अलावा तो कोई कर ही नहीं रहा। तो आप जो लोग हैं, विपक्ष की जितने भी पार्टियां, क्यों नहीं इसका विरोध करते? और मैं समझता हूं उसका सबसे बढ़िया तरीका होगा, जब सरकार मान नहीं रही, देश को बेच रही है, तबाह कर रही है, तो इसमें सब लोग इकट्ठा होकर इस्तीफा दें, सामूहिक रूप से इस्तीफा दें और सड़क पर उतरें सरकार के खिलाफ। और हम लोग यही डिमांड करेंगे कि जो मोदी सरकार है वो इस्तीफा दे, मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा लेकर हम लोग 19 तारीख को, 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ये आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर पर, मुख्य रूप से दिल्ली में और बाकी पूरे देश में। इसी के लिए आज आप सबको बुलाया गया, और इसके साथ हम विपक्ष से भी यही कहेंगे कि वो भी इस्तीफा दे, अन्यथा हम ये भी हमें कहना पड़ेगा, भाई विपक्ष को भी भगाया जाए। जो विपक्ष देश को नहीं बचा सकता, ऐसे विपक्ष का क्या काम है, क्या मतलब है? इसीलिए बुलाया आपको, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो सवाल आप पूछना चाहें पूछें, हम उसका जवाब देंगे। जिस तरीके से भानु प्रताप जी, सरकार जो है, केंद्र की सरकार निरंतर सब चीजों का निजीकरण कर रही है, क्या आपको नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी भूमिका इनके साथ मिलकर निभा रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरह से विपक्ष बोल नहीं रहा, और कोई भी ऐसा सख्त कदम जो बताया जाए जो उसे उठाना चाहिए। भाई देश बिक रहा है, देश को बेचा जा रहा है। पिछले 60-70 सालों में जो संपत्ति देश की अर्जित की गई, देश के टैक्स पेयर के पैसे से, आप उसको बिना संसद की मंजूरी के बेच रहे हैं। और सारे के सारे सांसद जितने भी हैं, जो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, चाहे जिस पार्टी को, क्यों चुप बैठे हैं? अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, संसद में कुछ नहीं है आपको बोलने दिया जाता, तो आप इस्तीफा देके सड़क पर आइए, सड़क पर आकर बोलिए, जनता के साथ में खड़े हुए जनता को जगाने की कोशिश कीजिए, तभी तो देश बचेगा। नहीं तो देश की तबाही में आप भी उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे जितना मोदी सरकार है। सर, जनता तो बोल रही है हिंदू खतरे में, लोग बोल रहे हैं देश हित में हो रहा है सब। नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता कि जनता बोल रहे। हाँ, कुछ जो आप समझिए कि मोदी के अंधभक्त हैं, या बीजेपी के अंधभक्त हैं, या आरएसएस के जो लोग हैं, या आरएसएस के संगठन जो है आरएसएस से जुड़े उनके जो लोग हैं, वो अगर कह रहे हो कि हिंदू खतरे में, वैसे डूब कर मर जाना चाहिए। मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि जो अपने आप को कहते हैं कि 100 करोड़ की आबादी है, और मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुओं की आबादी इस देश में 130 करोड़ है, वो अगर खतरे में है तो फिर सुरक्षित कौन है? ये कुछ नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। ये बीजेपी की, आरएसएस की और इन सभी हिंदू संगठनों की एक सोची समझी साजिश है, जिसमें ये डर बिठा के कि हिंदू खतरे में, और खतरे में किससे वो बताया जाता है, आप सबको मालूम है किसका खतरा दिखाया जाता है।
और उसको दिखा के अपनी राजनीति सेक रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी की कोई राजनीति नहीं है। लेकिन चाहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, मैंने तो जैसा आपको बताया कि जब यह निजीकरण होगा तो हिंदुओं की भी, जो आज की तारीख में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से 55% हिंदू भी, 55 से 60% हिंदू भी, उनकी भी नौकरियां चली जाएंगी। तो हिंदू तब खतरे में है या हिंदू निजीकरण हो जाएगा तब खतरे में? आप ये बताइए कि जब 55 से 60% हिंदुओं की भी नौकरी चली जाएंगी तो तब ये सरकार कैसे देश हित में और हिंदू हित में, समाज हित में काम कर रही है? भानु प्रताप जी, जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है और सभी लोग देख रहे हैं देश बेचा जा रहा है, देश के अंदर एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति है, वो आंखें बंद करके सारी चीजें देख रहे हैं। क्या उनकी एक कर्तव्य नहीं बनता कि जब देश बिक रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए। और मैं समझता हूं इसका जवाब हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से देंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान राष्ट्रपति केवल गुलाम की भूमिका निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी देखिए, डॉक्टर विजय जी, आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका एक मुख्य मुद्दा है प्राइवेटीकरण के अगेंस्ट में हम लोग एक आंदोलन प्लान कर रहे हैं। उस आंदोलन को लेके ये जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। इस बात को अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो बहुत सारे संगठन जागरूक हो चुके हैं। इसमें हिंदू खतरे में नहीं है, इसका कारण उदाहरण मैं बताता हूँ। अगर लोग हिंदू खतरे में होते और लोग जागरूक नहीं होते तो जो ओबीसी के लोग जो जनगणना की मांग कर रहे हैं वो मांग स्टार्ट नहीं होती। लेकिन मेरा एक और सवाल उनसे है कि हम जनगणना की उम्मीद उनसे क्यों कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उनकी बनाई हुई पॉलिसी का फायदा मिलेगा। लेकिन जब बनाई हुई पॉलिसी का फायदा रिजर्वेशन से मिलेगा, जब रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा तो फायदा कैसे मिलेगा? और रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका है मोदी सरकार का प्राइवेटीकरण। तो मेन मुद्दा है प्राइवेटीकरण पे हमें फोकस करना चाहिए। और प्राइवेटीकरण क्यों हो रहा है? प्राइवेटीकरण होने का कारण है कि ये ईवीएम से बनाई हुई सरकार है। तो मैं जो तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं ओबीसी के और तमाम बुद्धिजीवी जो ओबीसी के हैं और तमाम जो लीडरान हैं ओबीसी के, उन सबसे मेरा ये कहना है कि हमें इनकी जड़ पे चोट करना चाहिए, ना कि हमें ये जनगणना करवा के उसका फायदा कब मिलेगा? जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। रोजगार ही खत्म कर दिया तो हम जनगणना लेके क्या करेंगे? तो मेरा उनसे सबसे ये अपील है। और रही बात आपने राष्ट्रपति जी के लिए पूछा, राष्ट्रपति जी पहले आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बाद में वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी नहीं है, पहले वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आप देखने को मिल रहा है, अभी यूपी में इलेक्शन है तो कितने सारे उनके दौरे कराए जा रहे हैं, कितने प्रोपेगेंडा कराए जा रहे हैं। कभी वो ट्रेन से आते हैं, फिर उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं लोग। तो वो राष्ट्रपति नहीं हो, पहले राष्ट्रपति से पहले आरएसएस के कार्यकर्ता। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम इस देश को बेच नहीं रहे, 40 साल के लिए लीज पे दे रहे हैं। नहीं, ये हर कोई जानता है कि 40 साल के लीज पे नहीं दी जा रही। 40 साल तो आप कह रहे हैं, वो तो 4 साल की बात कर रहे हैं कि हम 4 साल के लिए दे रहे हैं। 4 से लेके 40 साल, 4 से लेके 40 साल पे लीज पे देने का क्या? चलो मैं आपकी बात मानो लीज पे, तो लीज पे भी क्या आप बिना संसद की परमिशन के दे सकते हो क्या? बिना संसद की परमिशन के आप नहीं दे सकते। इसलिए कैसे आप ये सब कर रहे हो? यह है कहानी। चलिए, निजाम सर क्या कहेंगे? आपको जानने से हैरानी होगी, जो असम में 2 बहुत बड़े सरकारी कंपनी हैं, हिंदुस्तान पेपर मिल कॉरपोरेशन, ये मोदी सरकार आने से कुछ साल पहले जो है इसकी निजीकरण की तरफ जा चुका था। तो मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद 100% ये निजीकरण यानी कि जो बेच चुका था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2019 में दोनों में जो प्रॉमिस किया था कि ये कंपनी जो है, जो हिंदुस्तान पेपर मिल कॉरपोरेशन जो है, इसको रिवाइव करेंगे। तो आज सुबह एक कलकत्ता से समाचार आए हैं कि जहां पर जो अधिकारी, जो उस कॉरपोरेशन की, जो उस पेपर मिल की जो अधिकारी लोग, जहां पर उनके जो निजी आवास है, जो उनके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उनको खाली करने के लिए हुक्म आया है। ये देखो कितनी बड़ी झटका है लोगों को। दूसरा चीज़, अब इस निजीकरण को हम जो 19 तारीख को जो हम विरोध करने जा रहे हैं, सारे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनको भी हमारा तरफ से जो है इंटीमेशन है कि भाई आप भी आओ, रास्ते में रोड में आकर के, अगर आपको बोलने नहीं दिया नहीं जाता है संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, आप आओ हमारा साथ जो है जंतर मंतर में विरोध करेंगे।
हम सब जो स्टूडेंट्स यूनियन है, जो अनएम्प्लॉय यूथ है, जो एसएससी के एग्ज़ाम दे करके बैठे हैं, उन सबसे, ट्रेड यूनियन से, बैंक अधिकारी, क्योंकि बैंक अधिकारी भी जो है बहुत इसके निजीकरण के खिलाफ में उतर चुका है। तो हम सबसे जो हमारा जो अपील है, मैंने कलकत्ता की एक जो बैंक यूनियन की जो लीडर से बात हुआ है, मिस्टर बॉस है कलकत्ता का जो बैंक यूनियन का, उनसे भी बात, उन्होंने, उनके समर्थन आया हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि इस निजीकरण के खिलाफ जो हमारा जो विरोध है, आप स्टूडेंट्स यूनियन हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे एम्प्लॉइज़ यूनियन हो, सब साथ आकर के हमारा साथ दें। असम में 2 हिंदुस्तान मिल कॉरपोरेशन मिल के जो है, मैं उसी का जो बता रहा था, उसमें लगभग जो है 1 लाख के करीब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें एम्प्लॉय है। जो डायरेक्टली एम्प्लॉय है 60,000 70,000 के आसपास में है। उनका साथ जो है ट्रक यूनियन होते हैं, ट्रक के ड्राइवर होते हैं, जो ट्रक के जो हेल्पर्स होते हैं, जहाँ बेम्बू फार्म के जो डेली वेजेस के लेबर्स होते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी जो है इकोनॉमिक सोर्सेज जो है, रिसोर्सेज जो है मार दिया गया है। दूसरा चीज़, जहाँ जो फैक्ट्री होते हैं, करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में फैक्ट्री होते हैं, उस एरिया में जो है लगभग छोटे मोटे एक टाउनशिप पैदा हो चुका था, टाउनशिप डेवलप हो चुका था, वो टाउनशिप ख़त्म हो गए। टाउनशिप ख़त्म हो गया, इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक जो गतिविधियाँ जो है, एक्टिविटी जो है, वो ख़त्म हो गया। अच्छा भानु प्रताप जी, आखिर में जैसे कि आपने बताया कि बहुत बड़ा आंदोलन जो है निजीकरण को लेके आप जो है जंतर मंतर पे करना चाहते हैं, तो देश और दुनिया के लोग जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे कुछ अगर सूक्ष्म शब्दों में अपील करनी तो क्या कहना चाहिए? बहुत सीधी सी अपील है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। आप देखिए कि अगर ये सरकारी सारे संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे, जिस रास्ते पर बढ़ चुकी है सरकार, तो फिर बचेगा क्या? और जब बचेगा नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, IMF के हिसाब से 24% से ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। मतलब अगर हम उसको कैलकुलेट कर ले हैं तो 35 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में बेरोजगार हैं। बहुत बुरी हालत है। और मैं अगर आप स्थिति देखें तो आप कल की स्थिति ये पता लग रही है, जो न्यूज आ रही है, इस देश में जो लोग हैं 77% ज्यादा लोग अपना सोना जो है अब वो गिरवी रख रहे हैं। इसका मतलब लोगों की स्थिति बड़ी भयानक है, क्योंकि सोना हो या जेवर हो या चांदी हो, कुछ भी, ये चीजें तभी गिरवी रखी जाती हैं जब बाकी सारा जो जमा पैसा है वो खत्म हो चुका होता है। ये स्थिति आ गई है। तो इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो हिंसा है वो ज्यादा होगी, अपराध ज्यादा बढ़ेंगे, लोगों में चारों तरफ मारामारी होगी। तो इसलिए जो हमारे साथियों ने कहा है, हम जितने भी स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, उनकी अपनी यूनियंस हैं, जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, जितने भी बैंक्स वगैरह की और जो मतलब और संस्थानों की जो यूनियंस हैं, उन सबसे आग्रह है, जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि सारे के सारे इस लड़ाई में साथ दें। और यह शुरुआत है हमारी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी की तरफ से, यह शुरुआत है लड़ाई की, इसका अंत नहीं है, यह शुरुआत है। और आप देखेंगे कि पूरे देश में जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। हम सभी से अपील करते हैं, सब लोग साथ आइए। पार्टी या संगठन की कोई बात नहीं, आप अपना झंडा बैनर जो भी है लेके आइए, मिलकर साथ लड़ेंगे, देश को बचाना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।